नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे यार हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ट्रेनिंग रिलेटेड है, जो कि लेखपाल 2022 के वाली बैच की उनकी उसकी ट्रेनिंग के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि लेखपाल 2015 बैच की ट्रेनिंग या उसमें क्या क्या हुआ था, क्या नियमावली क्या कहती है, एग्जाम्पल रूप में समझाएंगे। ट्रेनिंग स्कूल कहाँ होगा, अपने गृह मंडल या जनपद में हो गया जहाँ हमको आवंटित हुआ है। हमारा तो बहुत आवंटित दूर हुआ है, क्या हमें अपने गृह जनपद में स्कूल मिल सकता है, इसके बारे में। जैसे विद्यालय जो चलेगा, जो जहाँ ट्रेनिंग होंगी, उसमें कौन व्यवस्थापक होंगे, प्रधानाचार्य कौन होगा, प्राचार्य कौन होगा, कौन आके पढ़ाएगा, वेतन कितना मिलेगा, पूरा वेतन मिलेगा या आधा मिलेगा, स्टडी टाइम कितना मिलता है, एग्जाम होता है तो उसमें क्या पास नहीं हुए तो क्या होगा, ट्रेनिंग के दौरान छुट्टियों के बारे में, इन सब बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यस्त न करते हुए मैं अब वीडियो पर डायरेक्ट आता हूँ। दोस्तों, जो हम बात करते हैं सर्वप्रथम लेखपाल 2015 बैच की। दोस्तों, जो लेखपाल 2015 बैच थी वो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी थी। अगर आपको किसी को सॉरी, आपको किसी को याद हो तो आप देखेंगे कि हर एक जनपद में वो मतलब जिलेवार थी। मतलब हर एक जनपद में फॉर्म फिल किए गए थे, हर एक जनपद की अलग अलग अपनी मेरिट थी। उसको राजस्व परिषद ने अपने में मतलब उसने स्वयं कराया था, उसको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नहीं पूर्ण की गई थी। तो उसमें क्या था दोस्तों कि वैकेंसी जब जिले वाइज थी तो ट्रेनिंग भी जिले वाइज की गई। पर अगर हम ध्यान दें, जो कि नियमावली है दोस्तों, राजस्व परिषद की जो नियमावली उसमें कहती है, वो कहता है कि जो ट्रेनिंग स्कूल होगा वो मंडल वाइज होगा। और आप देखेंगे आपकी वैकेंसी भी जो आई थी ये मंडल वाइज ही थी। इसमें दोनों में देखिए कॉम्बिनेशन भी है कि जो नियमावली कहती है और जो इस बार आपकी वैकेंसी, उसमें आप देखेंगे उसका आपको डिस्ट्रिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो डायरेक्ट की गई कि आपकी जो भर्ती है वो मंडल से मतलब प्रोसीड की गई है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि आपको मेरे हिसाब से जो कि लगभग शायद मंडल के आधार पे ही विद्यालय बनाए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक मंडल में जहाँ बच्चों की संख्या अधिक हो, आप देखते हैं जैसे दोस्तों बच्चों की संख्या जिस मंडल में अधिक हो वहां पर एक से अधिक विद्यालय की बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इसका भी प्रावधान है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अगर जो डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब, उनको यदि ऐसा लगता है कि मंडल में बच्चों की जो स्कूल बनाया गया उसमें बच्चों की संख्या अधिक है, तो वो राजस्व परिषद से अनुरोध करके विद्यालय की अधिक मतलब एक विद्यालय से अधिक विद्यालय या दो विद्यालय तीन विद्यालय की भाई मांग कर सकते हैं। उसके बाद राजस्व परिषद उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, फिर उनके अनुशंसा पे विद्यालय बढ़ाया जा सकते हैं। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रयागराज में मंडल जो उसमें लगभग 650-700 बच्चों का चयन किया गया। तो दोस्तों प्रैक्टिकली ये 650-700 बच्चे, जो 650-700 बच्चे आपके हैं, इनको एक क्लास में तो पढ़ाना संभव नहीं लगता। इनको देखिए पढ़ाना पढ़ाना भी है, हाँ भाई, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। पढ़ाना है, ट्रेनिंग करानी है, हर एक चीज मुहैया करानी है, तो इस वजह से प्रैक्टिकली तो ये संभव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए भाई एक से अधिक विद्यालय क्या कहते हैं बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा भी होगा ना कि बहुत से बच्चे हैं। पहले तो हम आगे देखते हैं, जो हमारा ये टॉपिक है कि ट्रेनिंग स्कूल कहाँ हो, गृह मंडल जनपद में या आवंटित में। तो दोस्तों ये आपके आवंटित जनपद या गृह मतलब मंडल से ही संबंधित होगा। आपके गृह मंडल से कोई इसका खास लेना देना नहीं। भले भाई दूर हो पास हो उससे कोई मतलब नहीं। अब भाई नौकरी करने तो दूर आएंगे। अब जैसे दोस्तों बहुत से लोग होंगे, जैसे उनके कुछ साथी जो उनके तहसील के कहीं और ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वो कहीं और ट्रेनिंग करेंगे। इसकी क्या है ना दोस्तों, जो आपकी नियमावली है उसमें प्रावधान है कि अगर आपको जो आपका गृह मंडल है जनपद जहाँ आपके स्कूल बनाए गए हैं उसमें बच्चों की संख्या अधिक है, तो आसपास के यदि खाली मंडल है जनपद में जहाँ ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों की संख्या कम है, तो वहां पर उनको ट्रांसफर किया जाए। जैसे हम आपको बता सकते हैं, मानिए एक एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, एक मंडल है जनपद है जहाँ पर बच्चों की 150 कैपेसिटी बनाई गई है, पर और एक सब सब ऐसे बनाए गए हैं और वहाँ बच्चों की संख्या 170 है, और आसपास के ही उसमें भी 150 कैपेसिटी है मंडल जनपद में, वहाँ बच्चों की संख्या 120 ही है, 120 ही है। तो क्या करेंगे कि ये 20 बच्चे उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब भाई देखिए 150 बच्चे तो हैं, अब 20 बच्चों के लिए नया कॉलेज थोड़ी बनाने जाएंगे। तो ये 20 बच्चे आसपास के मंडलों में, ऐसा होगा कि आपके 5 साथी कहीं और ट्रेनिंग कर रहे हैं और 20 साथी कहीं और ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी है कि इसका भी नियमावली में प्रावधान किया गया है कि आप ऐसा किया जा सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम 2015 बैच की, तो दोस्तों उसमें हुआ क्या था कि जो वैकेंसी थी आपकी इस बार से अधिक, जैसे इस बार 8,085 वैकेंसी है, इसमें सापेक्ष 7,720 बच्चे फाइनली मतलब सिलेक्टेड होकर आए। इसमें मतलब इसके आधार पर ही अब कॉलेज का निर्धारण किया जाएगा। जो पिछली बार वैकेंसी थी वो 13,500 वैकेंसी थी। बच्चों की संख्या इस हिसाब से भी लगभग 4,000, लगभग 8 5 13 उस
7 5 13, तो लगभग 500 बच्चे, 5000 बच्चे अब भी अधिक थे। इस वजह से कि भाई देखिए, अब ऐसा थोड़ी होगा 500 बच्चे 700 बच्चों की एक बार में ट्रेनिंग कराई जाएगी, 5000 बच्चे सॉरी, वो 500 700 बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, नहीं भाई। बच्चों की ट्रेनिंग क्या 150 200 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जो प्रैक्टिकली मतलब इजीली संभव होगी उस आधार पे कराई जाएगी। तो ज़्यादातर होगा कि किसी मंडल में 2 या 3 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों मिनिमम जो नियमावली में लिखा है, मिनिमम उस हिसाब से आधार 18 विद्यालय की स्थापना तो की ही जाएगी। स्थापना का मतलब है कहीं ये जो है सरकार है कहीं मतलब रेंट पे ले लेगी, कोई स्कूल है कॉलेज है जो पर्याप्त जगह है बच्चों के लिए, उसको थोड़ा रेंट पे ले लेगी 1 आध साल के लिए। आपकी जो पूरी ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो 1 ईयर का नियमावली में लिखा है कि देखो राजस्व लेखपालों की ट्रेनिंग 1 साल की कराई जाएगी। तो मिनिमम दोस्तों 18 विद्यालय की स्थापना की जाएगी। बहुत से मंडल होंगे जहाँ बच्चों की संख्या 150-200 के आसपास होगी, तो उनको एक ही स्कूल में लगाया जा सकता है। पर बहुत से मंडल हैं जहाँ 700 800 500 900 ऐसे बच्चे हैं, तो उनको उनके लिए 2-3 विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगर उसमें भी नहीं एडजस्ट होता कि आसपास के विद्यालय मतलब मंडल जनपद में जहाँ बच्चों की संख्या कम होगी वहाँ उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें व्यवस्थापक की बात करते हैं दोस्तों। तो जो हमारा विद्यालय है चलेगा, उसको कौन उसको नियंत्रक होगा, व्यवस्थापक होगा, इस बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करते हैं। तो जो हमारा विद्यालय है उसका जो व्यवस्थापक होगा वो डीएम मतलब माननीय कलेक्टर महोदय जो होते हैं उसके व्यवस्थापक या संस्थापक होते हैं। जो प्रधानाचार्य होता है मतलब कौन उसका इंचार्ज होगा विद्यालय का, तो आपके तहसीलदार रैंक के दोस्तों, आपके तहसीलदार रैंक के जो आपके अधिकारी होते हैं वो उसके प्रधानाचार्य होते हैं। और जो प्रचार मतलब स्कूल में पढ़ाएगा कौन, नायब तहसीलदार रैंक के या ऐसे भी लेखपाल, उसमें लेखपालों को भी ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे ऐसे लेखपाल या कानून को जो कि सीनियर हों और वह भूले प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित हों, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि भाई नायब की ही पढ़ा आके पढ़ाएंगे या कभी कभी जैसे तहसीलदार सर भी आके पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वही लोग आएंगे। भाई देखिए हमेशा तो नहीं है कि क्योंकि आपकी क्लास डेली 4 से 5 घंटे के आसपास क्लास चलने वाली है, उसमें से कभी 1 क्लास 2 क्लास ऐसे ही चलती है, जो कि हमने पूछा काफ़ी डिटेल में। हमने बात की 2000 जो 15 बैच वाले हमारे सीनियर उनसे हमने डिटेल में बात की, उन्होंने बताया देखिए कोई इशू नहीं होता, कभी 1 क्लास 2 क्लास ऐसे चलती है, मतलब डेली मानिए 4-5 घंटे की क्लासेस चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार ही आके पढ़ाएंगे। जो सीनियर लेखपाल हैं कानून को जिनके बारे में देखिए अच्छी जानकारी है वो पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल भी होता रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि क्या वेतन कितना मिलेगा। बहुत से बच्चों का प्रावधान वो है प्रश्न है कि वेतन की क्या क्या रहेगा। दोस्तों वेतन जो आपको अभी वर्तमान में मिल रहा है, जो आगे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मिलेगा वो पूरा वेतन मिलेगा, कोई 1/2 वेतन आपको नहीं मिलने वाला है। ये पुलिस वाली तरह वैकेंसी नहीं है कि जो आपको ट्रेनिंग के दौरान आधा वेतन मिल जाएगा। बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं कि सर प्रोविजनल है तो क्या वेतन कुछ कम मिलेगा, नहीं पूरा वेतन मिलेगा, जो सुविधाएं आपको मिलती थी उसी हिसाब से। अगर दोस्तों हम स्टडी टाइम के ऊपर डिटेल से बात करें तो दोस्तों स्टडी टाइम लोग जो हमारे सीनियर हैं उनके द्वारा कहा गया कि देखिए भाई इससे अच्छा स्टडी टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उससे बेहतर स्टडी टाइम आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब आप फील्ड में आ जाएंगे तो आपकी जो जॉब है ना 24/7 की जॉब होती है। तो आपके पास जो जैसे आप जब ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे का 4 से 5 आवर का ही वर्क होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी क्लास चली 3-4 घंटे की और हफ्ते में 2-3 दिन आपका जो प्रैक्टिकल वर्क हुआ कि कैसे जो पढ़ाया गया वो कैसे प्रैक्टिकली अमल किया जाएगा इसके बारे में। अब इसमें क्या होता है कि कोई होमवर्क तो देता नहीं कि भाई क्लास खत्म होने के बाद लिखो ये इसको लिख कर आना है, जैसे बच्चों का ऐसा कुछ तो होता नहीं। इससे बेहतर जब आप 4-5 घंटे की जो ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय होता है पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो जिनको आगे पढ़ने होता है, सक्सेस करना होता है, इसी के समय में वो आगे निकल जाते हैं। नहीं तो जब आप जॉब में आ गए तो आपकी फील्ड वर्क की जॉब है, आपको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। भाई देखिए आपका जो काम है वो प्रशासक का काम है। जो काम ज़िले में डीएम करता है वही काम आपको अपने क्षेत्र में का लेखपाल करता है। आपको देखिए अपने हल्के में 24/7 उपस्थित होना पड़ता है। भाई कोई समस्या हुई तो जवाबदेही आपकी होगी। तो इस वजह से उतना समय आपको देखिए कुछ करना हुआ, कोई झगड़ा मारपीट हुई तो सब जगह आपको उपस्थित होना है। ऐसा नहीं कि आप कह देंगे कि ये तो पुलिस का काम है मेरा काम नहीं है, नहीं आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इस वजह से उस समय आपको स्टडी टाइम नहीं हो उतना प्राप्त कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो आपका ट्रेनिंग टाइम है इसमें जो स्टडी टाइम मिलता है इसको अच्छे से भरपूर मात्रा में आप उपयोग करिए, तभी आप अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में लेकर। दोस्तों जो हमारा 1 साल का जब हमारा 1 साल का पेपर होगा, 1 ईयर का जब ट्रेनिंग होगी
उसके बाद हमको पेपर होते हैं, लगभग 4 से 5 पेपर होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल भी होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों क्या उसको भी पास करना पड़ता है? जी दोस्तों, उसको अगर आप नहीं उसको पास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पास करते तो उसको बाद आपको 2 टाइम्स और मतलब 2 बार आपको और पेपर देने मिलेगा। अगर उसमें भी अब भाई देखिए, लगभग बच्चे तो फेल नहीं होता कोई। अगर आप फेल हो जाते हैं, सर हम दोनों बार फेल हो गए तब क्या होगा? दोस्तों जब अगर आप दोनों बार फेल हो जाएंगे तो आपको बाहर घर भेज दिया जाएगा। भाई अभी इतना ही प्रश्न आपका है कि तो आपको घर भेज दीजिए जी। आप इस लगभग कोई, क्योंकि सब पढ़े लिख कर आए हैं तो ऐसा होता नहीं। आप इस अगर नहीं पास कर पाते दोनों बार में भी तो कहेंगे आप भाई इस नौकरी के योग्य नहीं हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट है, 2 हमारे पास टॉपिक और बचते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ट्रेनिंग के दौरान छुट्टियाँ। जी दोस्तों देखिए, 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। एक तो डायरेक्ट पूरी फुल ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की, आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी पूरी। उसमें आपको आपकी जो चार्ज मिला था वो चार्ज नहीं मिला एरिए का। पर बहुत बार क्या होता है, जैसे 2016 में जो हुआ था वो चार्ज के साथ हुआ था। मतलब आप 3 दिन वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद 3 दिन फील्ड वर्क में रहेंगे। तो जब आप फील्ड वर्क में ही रहेंगे तो आपके लिए संडे की छुट्टी का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना लेखपालों की कोई छुट्टी नहीं होती। तो इस वजह से जब आप ट्रेनिंग देखिए किस प्रकार की होती है उस प्रकार डिपेंड करेगा। यदि आपकी फुल फ्लेजेड ट्रेनिंग होती है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग ही करना है, इधर फील्ड में अपने नहीं आना है, तो आपको संडे की भाई तब छुट्टियाँ मिलती हैं। और आपको जो ELCL होता है उसमें भी से कुछ आपको मिलती हैं। अगर आपको वैसे ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा तो आपको छुट्टियों का कोई मतलब नहीं मिलता ये। अब जानते हैं दोस्तों डेली ट्रेनिंग होगी। जी, आपको जो ट्रेनिंग होती है वो डेली ट्रेनिंग होती है। जो 2015 मैंने आपको बताया था 3 दिन भाई देखिए ट्रेनिंग हुई थी। अब इस बार किस प्रकार की ट्रेनिंग कराते हैं भाई, ये देखने लायक होगा। क्योंकि जो मृतक आश्रितों की ट्रेनिंग होती है वो फुल प्रेजेंट होती है, मतलब उनको यहाँ नहीं आना होता। 1 साल वो छोड़ के गए, पूरा ट्रेनिंग करके ही वापस आते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसमें किताबों के बाद में कहें कौन सी किताबें पढ़ाई, तो दोस्तों इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इसकी फुल ट्रेनिंग में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो हमने मतलब अपने सीनियरों से बात की, मतलब कौन सी किताबें आपको लेके पढ़नी चाहिए। क्योंकि अभी कोई किताब लेके पढ़ने का कोई खास औचित्य नहीं है, क्योंकि उसमें भाषा भी बहुत कठिन होती है, तो आप इजीली समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा गया है। जब आपको किताब पढ़ाई जाएगी या समझाई जाएगी तभी आप अच्छे से उस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।